मान लीजिए मैंने आपको अपना घर दिया और उस घर को रिकंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दी, पावर दी। अब आप इस पावर को यूज करते हुए उस घर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन क्या आप उस घर को पूरी तरीके से डिमोलिश कर सकते हैं? क्या आप उस पावर का यूज इस तरीके से कर सकते हैं कि घर को डिमोलिश करें? यही क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम यू ऑल टू द बीपीएससी गुरुकुल। हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के थर्ड टॉपिक की, जिसमें हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें किस तरीके से चेंजेस और अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। तो जिस घर की मैंने बात की वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिस पावर की मैंने बात की वो पावर है हमारे पास पार्लियामेंट्री पावर। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि क्या हमारे पास, क्या पार्लियामेंट के पास, आज हम दो सिंपल और मेजर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, क्या उन्हें चेंज किया जा सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट की पावर है उसके एक्सटेंड क्या है, पार्लियामेंट किस हद तक अमेंडमेंट कर सकती है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है और पार्लियामेंट के पावर आखिर कितनी पावर्स है, ये दो क्वेश्चन सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन आ रहा है इन दो आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368। लेकिन इन पर आने से पहले एक आप सवाल का आंसर कीजिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर 3 साल लेकर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो उसके बाद भी अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो वो तब की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि बदलते वक्त के साथ साथ जब जब सोसाइटी में नए राइट्स की जरूरत पड़ेगी तब तब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। और इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के लॉज लाए गए, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अमेंडमेंट लाया गया, और इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अब आते हैं हम आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 पे। तो एक तरफ है हमारे पास आर्टिकल 13 जो ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे सुप्रीम राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या फिर उन्हें रिड्यूस करे। तो पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता। दूसरी तरफ है हमारे पास आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर देते हुए ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है। और यहीं पर आता है हमारा कंफ्यूजन कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में अपनी पावर को यूज करते हुए फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकता है, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, या फिर पार्लियामेंट को अपनी इस पावर को यूज करने से आर्टिकल 13 रोकता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब जब ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए तब तब इस क्वेश्चन को पूछा गया। और इस क्वेश्चन का जवाब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में दिए गए हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि आज का ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और एक्ट को, इन केसेस की रेलेवेंस को भी समझें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पर जो आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जस्ट हैव ए लुक ऑफ इट। जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं उसको हम एक स्टोरी की तरह इसको समझेंगे, ठीक है, और डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अमेंडमेंट एक्ट से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो डील करता है आर्टिकल 31 से। आर्टिकल 31 बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की, और ये कहता है कि हर इंडियन सिटीजन के पास ए फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है। इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके पीछे की स्टोरी क्या थी ये समझते हैं।
तो इंडिया जब आजाद हुआ था तब लैंड ओनरशिप में काफी इनइक्वालिटी थी। जो भी फार्मर्स, जो भी कल्टीवेटर्स थे, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिया की एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी थी और इस रिफॉर्म के लिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी सेटअप की, एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जेसी कुमारप्पा। इस लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और दूसरा ऑब्जेक्टिव था सालों से चले आ रहे सोशल इनजस्टिस को खत्म करना। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए लैंड होल्डिंग पर सीलिंग लिमिट फिक्स की गई। मतलब हर इंसान कितनी जमीन ओन कर सकता है, कितना लैंड ओन कर सकता है, इस पर सीलिंग डिसाइड की गई, इस पे एक लिमिट डिसाइड की गई। और 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया, जिसने आर्टिकल 31A, 31B और 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दो मेजर चेंजेस किए गए थे। पहला आर्टिकल 31 में 31A और आर्टिकल 31B ऐड किया गया था, जो ये कहता था कि अब स्टेट के पास ये पावर है कि वो एक लॉ बनाकर लीगल तरीके से किसी भी इंसान से उसकी प्रॉपर्टी ले सकता है और ये जो एक्ट है ये बताएगा कि उस इंसान को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये प्रोविजन ऐड किया गया था आर्टिकल 31 में। दूसरा जो चेंज हुआ था वो ये कि आर्टिकल 19(1)G में कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। इन रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू स्टेट के पास ये पावर आ गई थी कि वो किसी भी बिजनेस को पूरे तरीके से कंप्लीटली या पार्शियली एक्वायर कर सकती है। तो देखिए, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने ये न्यू आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए और न्यू रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस की, इनका इम्पैक्ट कुछ ऐसा था कि फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे थे, इनकी जो पावर्स थी वो रिड्यूस हो रही थी। तो इसीलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब इस पॉइंट से हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको सारे केसेस अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए हर केस में हम एक कॉमन क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसे हम एक स्कोर कार्ड में लिखेंगे और वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे कि स्कोर कार्ड कैसे सेटल हुआ। तो इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो सारे चेंजेस हैं ये वैलिड हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के थ्रू ये सारे पावर्स हैं कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में जो कंफ्यूजन था, जो पावर स्ट्रगल था, उसे आंसर करते हुए कहा कि देखिए, आर्टिकल 13 जो है वो ऑर्डिनरी लॉज पर लगता है, नॉर्मल लॉज पर लगता है, पर ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। तो आर्टिकल 13 सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज पे लगेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, वो अमेंड हो सकते हैं, और आर्टिकल 13 उस पर नहीं लगेगा। तो हम अगर स्कोर की बात करें तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 368 को ज्यादा पावरफुल माना गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर। इसके बाद हम लोग आते हैं 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे उसका यूज करते हुए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट को उठाकर 9th शेड्यूल में डाल देती है। अब ये 9th शेड्यूल, इसमें क्या खास बात है, ये इतना डिफरेंट क्यों है? जनरली देखिए,
कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट से वोलेट होता है, उसके अगेंस्ट होता है, तो इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट सुप्रीम होते हैं। पर अगर आप किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर डाल देते हैं तो फिर वो इम्प्लीमेंट होगा ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है, कोई भी लॉ को अगर आप 9th शेड्यूल के अंदर डालेंगे तो फिर वो इम्प्लीमेंट होगा ही। तो 9th शेड्यूल एक तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके की अटैक से, पर जो भी लॉज थे वो फंडामेंटल राइट को तो वोलेट कर ही रहे थे, इसीलिए 9th शेड्यूल को 17th अमेंडमेंट एक्ट से चैलेंज किया गया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। इस केस में 5 जजेस की बेंच थी और जो जजमेंट आई वो आई 3:2, मतलब 3 लोग एक फेवर में थे और 2 लोग एक फेवर में थे। शंकरी प्रसाद का जो जजमेंट था उनको सही कहते हुए, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद का जो जजमेंट था उसको सही कहते हुए ये कहा कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट के पास इनफ पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और आर्टिकल 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर नहीं लगेगा। इस केस में चीफ जस्टिस गजेंद्र गडकर, जिन्होंने मेजोरिटी जजमेंट दिया था, उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त अगर फ्रेमर्स को फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट से बचाना होता तो उन्होंने एक्सप्रेस प्रोविजन लिखा होता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, इसलिए हम ये मान लेंगे कि फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं। तो जस्टिस गजेंद्र गडकर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस हिदायतुल्लाह और बुधोलकर उतने सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस केस को एक बड़ी बेंच को रेफर किया। देखिए, ये जो जजमेंट आया था ये 5 जजेस का था, तो अगर 5 जजेस का कोई बेंच का जजमेंट आया है और उसको आपको आगे रेफर करना है तो वो 5 या उससे कम बेंच पर रेफर नहीं होगा, वो और बड़ी बेंच पर रेफर होगा। तो ये जो केस था ये रेफर किया गया 11 जजेस की बेंच पे, और ये केस था एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। अब अगर हम इस केस के स्कोर कार्ड की बात करें तो अब इस बार क्या हुआ, शंकरी प्रसाद के केस की जगह इस केस ने भी आर्टिकल 368 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ज्यादा पावरफुल बना। तो तब के टाइम की सबसे बड़ी बेंच 11 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इस केस के फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं, यह हमारा स्कोर कार्ड हो गया आर्टिकल 368 का 2। तब के टाइम की सबसे बड़ी बेंच 11 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इस केस के फैक्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखते हैं, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट को जो भी पावर मिली है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो पावर कुछ लिमिटेशंस और कुछ रिव्यू से, ठीक है, कुछ एक एग्जैक्ट वर्ड इसमें अगर हम बात करें कि वो पावर कुछ लिमिटेशंस और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ सब्जेक्टेड है, इन पावर्स का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पार्लियामेंट अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है तो उस पर आर्टिकल 13 एप्लीकेबल होगा। तो काफी डिफरेंट पॉइंट्स के कारण ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट हो गया। सबसे पहले तो एक बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, दूसरा इस केस ने अपने से पहले केस के 2 जजमेंट को, शंकरी केस और सज्जन प्रसाद के केस के जजमेंट को खारिज करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है और वो जो भी लॉज लेकर आएगी वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते। और फाइनली इसने ये कहा कि आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर एप्लीकेबल होंगे। बेसिकली शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में जो भी कहा गया उसका जस्ट रिवर्स कहा गया गोलकनाथ के केस में।
और अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो इस केस में आर्टिकल 13 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। अब आप इस जजमेंट का इम्पैक्ट समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकती जो फंडामेंटल आर्टिकल को वायलेट करे। जैसे ही ये जजमेंट प्रोनाउंस होता है तब तक के डेट के जितने भी अमेंडमेंट एक्ट होते हैं जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल करते हैं, जैसे ये राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर रहा था, ये सारे अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज होने करने लगते हैं। लोग इन्हें चैलेंज करने लगते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है। इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए इस केस में ये कहा जाता है कि ये जो रूलिंग है ये आज से आगे की केसेस पे एप्लीकेबल होगी और पुराने अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज नहीं किए जा सकते। तो इस पॉइंट से ये पूरा जो डिस्कशन है ये एक चेस के गेम की तरह हो गया। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट सुनाता है और उस जजमेंट के इम्पैक्ट को रिवर्स करने के लिए पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आता है। तो गोलकनाथ का जो जजमेंट होता है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो पार्लियामेंट की पावर को रिड्यूस करता है। तो ये तो पार्लियामेंट सहन नहीं कर सकती, तो वो अपनी पावर को वापस पाने के लिए गोलकनाथ की जजमेंट को रिवर्स करने के लिए पार्लियामेंट लेकर आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इस पॉइंट से ये पूरा जो डिस्कशन था जो चेंज हो गया था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इम्पैक्ट को रिवर्स करने के लिए जो पार्लियामेंट एक्ट लेकर आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गोलकनाथ का जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि वो पार्लियामेंट की पावर को रिड्यूस करता है, तो ये पार्लियामेंट से बर्दाश्त नहीं होगा। पावर को रीगेन करने के लिए, उस जजमेंट को रिवर्स करने के लिए कौन सा एक्ट आया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट जो पूरे फसाद की जड़ होती है, कंफ्यूजन का रूट कोज होती है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, ये उसे ही अमेंड कर देता है। तो आर्टिकल 13 में ऐड किया जाता है क्लोज 4, आर्टिकल 368 में ऐड किया जाता है क्लोज 3। और भी चेंजेस होते हैं लेकिन ये दो मेन चेंजेस हैं। 368 का क्लोज 3 क्या कहता है कि अब पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है तो वो आर्टिकल 13 में कवर नहीं होगा। और 13 का क्लोज 4 कहता है कि आर्टिकल 13 368 पर अप्लाई नहीं होगा। तो जो रूट कोज था, मेन कंफ्यूजन था, ये उसमें ही अमेंडमेंट कर देते हैं। इसके साथ ही 24th अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है पार्लियामेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। इसी के साथ इस अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज कही गई गोलकनाथ की स्टेटमेंट को रिवर्स करने के लिए। अगर आर्टिकल 368 कोई अमेंडमेंट एक्ट लेकर आता है तो वो आर्टिकल 13 के अंडर कवर नहीं होगा। तो इस तरीके से 24th अमेंडमेंट एक्ट ने गोलकनाथ की जजमेंट को पूरा रिवर्स कर दिया। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट भी आते हैं, जैसे 25th अमेंडमेंट एक्ट जो प्रॉपर्टी राइट्स को रिड्यूस करता है, 26th अमेंडमेंट एक्ट जिसने प्रिवी पर्स को ही खत्म कर दिया, और 29th अमेंडमेंट एक्ट जो लैंड रिफॉर्म से कनेक्टेड है, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आया। तो नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें 24, 25, 26 एंड 29 एंड गोलकनाथ के जजमेंट को चैलेंज किया गया था। और ये है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का द मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट, 13 जज बेंच का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जिसको हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, वी विल कंटिन्यू from here. Thank you so much.